दोस्तों, कभी कभी जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है वो ही चीज़ दूसरे लोगों के लिए जान से भी ज़्यादा अजीज होती है। एक ऐसी ही चीज़ होती है फिटकरी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी फिटकरी के बारे में बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकरी इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को सोने से पहले इस फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खदामा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकरी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकरी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस औरत ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूं बताई है। वो कहती है कि मेरा नाम रुबीना है, मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था और इस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए ही आया था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था, एक दिन मेरे शोहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया क्योंकि अब उसकी वापसी का वक्त आ गया था। अब उसे सऊदी अरब में वापस जाना था। यह सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगी क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि मेरे शोहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं आपके बगैर यहाँ पर कैसे रहूंगी। इस पर वो कहने लगे कि क्या करूं, मजबूरी है मेरी, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने का कहकर वो बाजार में चले गई। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मेरे शोहर तकरीबन 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर ले आई और लाकर मुझसे कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में बांध दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं तो हैरानी रह गई। इसलिए मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप इसका वहाँ पर क्या करेंगे। तो यह सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकरी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हाँ मुझे यह मालूम है कि वहाँ पर इस फिटकरी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती रहती हैं। तकरीबन वहाँ पर हर सऊदी औरत के घर में यह फिटकरी जरूर मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी छुट्टी काटकर वापस आता हूँ तो इस फिटकरी को जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे शोहर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैं सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में यह फिटकरी भी रख दी और इसके बाद मैं अपने शोहर से कहने लगी, आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहां पर अपने पास में बुला लेना। उस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहां पर जाकर तुम्हें जल्दी ही अपने पास में बुला लूंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर इस तरह से मेरे शोहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब में चले गई। इसके बाद फिर जब भी उनका फ़ोन आता तो मैं फ़ोन पर ही ज़ारों कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला लो। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास में सऊदी अरब में बुला रही हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब में जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लाना है। तो यह सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो अपने साथ में 15 किलो फिटकरी ले आना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकरी लेकर गई हैं और अभी 15 किलो और मंगा रही हैं। आखिर यह सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का करती क्या है। खैर, फिर मैं 15 किलो फिटकरी साथ में लेकर सऊदी अरब में पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शोहर को जैसे देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी, मगर मेरे शोहर ने मुझसे पहला सवाल यही किया कि क्या तुम फिटकरी लाई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी कि इन्हें मुझसे ज़्यादा अपनी फिटकरी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी। वो फिटकरी लेकर ना जाने किसको देने के लिए चले गई। फिर जब वो वापस आई तो उनके पास में बहुत सारे पैसे थे और वापस आकर वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश भी आई। इसलिए मुझे इस फिटकरी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो इतनी सारी फिटकरी किसे देकर आई हैं। खैर, इसके बाद में हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं अपने शोहर के साथ में रह रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही एक महीना गुजरा तो मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज़्यादा तुझे यहाँ पर रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बेहतर यही होगा कि अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। उनकी यह बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप यहाँ कैसी बातें कर रही हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तेरे यहाँ पर आने से खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। यह सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करो।
मेरी यह बात सुनकर मेरा शोहर हंस दिया और कहने लगा कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम यहाँ पर क्या काम करोगी। कुछ देर सोचने के बाद में मैंने कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शोहर की मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम जरूर करूंगी। इसलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया था। मेरी 1 महीने में वहां पर काफ़ी ज़्यादा जान पहचान हो गई थी, इसलिए मुझे एक साथ 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिल रहे थे, जिससे मैं आसानी से अपने शोहर के साथ में यहाँ पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। यह सुनकर मेरा शोहर हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं तुझे दूसरे के घरों में काम करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं ज़ारों कतार रोने लगी। यह देखकर मेरा शोहर पिघल गया, इसलिए फिर उन्होंने मुझे यह काम करने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन मेरे शोहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने हाँ कर दी। फिर मेरे शोहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर में पहुंच गई। वो घर क्या था, वो तो आलीशान महल थे। मैं तो उनके घर को देखकर ही हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थी। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है, मगर वो बोल नहीं सकती हैं। इसलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पकाकर देना है। फिर मैं उनके किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज़ दिखाई दी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है और उसमें ढेर सारी फिटकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शोहर इसीलिए इतनी सारी फिटकड़ी लेकर आते हैं। लेकिन साथ में मैं यह भी सोचने लगी कि आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर में चली गई। वहाँ भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकड़ी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और मैं सोचने लगी कि अब तो इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहाँ पर मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इतने में वो अरबी औरत किचन में आई और उसने एक फिटकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, यहाँ पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5 ही घंटों में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शोहर के आने से पहले ही घर में पहुँच गई। शाम को जब मेरे शोहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी यह बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकड़ी को लेकर परेशान हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। जब मेरे शोहर ने मुझे गुमसुम सा देखा तो वो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने अपने शोहर को सारी बातें बता दी कि मैंने किस तरह से दोनों ही अरबी औरतों के किचन में फिटकड़ी को देखा है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि यह अरबी औरतें इस फिटकड़ी को किस काम में इस्तेमाल करती हैं। मेरी यह बात सुनकर मेरा शोहर हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो अब मैं ही तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें फिटकड़ी का क्या काम करती हैं। अब मेरे दिन यहाँ पर तेजी से गुजरने लगे थे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि तभी मेरे शोहर दफ्तर से घर आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देता हूँ और तुम्हें इस फिटकड़ी का राज बता देता हूँ। लेकिन यह अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि उनका यह राज किसी को पता चले, क्योंकि इनके यहाँ पर इस फिटकड़ी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और यह इसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती हैं। फिर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम्हें पता है हर इलाके में अपने कुछ रस्म रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में अपने कुछ टोटके और इलाज भी होते हैं। यह अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं उसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को भी मालूम चल जाए तो फिर उनके घरों में भी इस फिटकड़ी का ढेर नजर आने लग जाएगा। मैंने अपने शोहर को घूर कर देखा और कहने लगी कि अब बता भी दो इस राज को। फिर मेरी यह बात सुनकर मेरे शोहर ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मैंने आज तक अपने 22 साल जिंदगी में इस फिटकड़ी का ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं सुना था। मैंने अपने शोहर से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने अपने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा है जो मेरे साथ में दफ्तर में काम करता है और ये वही अरबी है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकड़ी लाकर देता हूँ। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है।
फिर इस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है। फिर इस तेल में फिटकरी को भिगोकर रख दिया जाता है। फिर यह अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकरी को और तेल को इस्तेमाल करती हैं। यह अरबी औरतें हर रात अपने पेट पर और अपने नाक में इसे लगाती हैं, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ पर औलादे नरीना पैदा होगी, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा ही पैदा होगा। यह बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी। ऐसा मैंने पहली बार सुना था, लेकिन साथ ही मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह अरबी औरतें इस बात को इतना ज़्यादा छुपा क्यों रही हैं। यह सुनकर मेरे शोहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर यह अरबी औरतें इसे छुपाकर ना करें तो उनका यह अमल कामयाब नहीं होता है, इसलिए वो इसे सबसे छुपाती हैं। यह सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शोहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकरी है और ना ही मुझे तो यह तेल बनाना आता है। मेरी यह बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि बस मुझे तो औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनकी यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। और इधर मैं अभी तक उन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामिला हो गई हैं। अब मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। फिर हैरत की बात यह हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही पैदा किया, यानी कि उन दोनों अरबी औरतों के बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने कोई भी फिटकरी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी झोली में बेटा डाल दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, यह सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा ही हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी ऐसा ही कुछ टोटके इस्तेमाल कर रही थी। वो कहती है कि मैं इस बात को तो नहीं जानती कि सऊदी अरब में कितनी औरतें इस तरह से फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहाँ तक भी मैंने देखा, ज़्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकरी मौजूद रहती है। दोस्तों, क्या आप भी बेटा हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ टोटके इस्तेमाल कर रही हो, या फिर आपने भी अरबी औरतों के इस फिटकरी वाले टोटके को सुन रखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं और आप अपनी राय दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।